ओके, सो टू ब्लॉक सिस्टम पे अगर कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर किया जाए तो किस तरह से रिजल्ट्स आए थे और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनी थी जिससे हम फ्रिक्शनल फोर्स और मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसके लिए अब हम कुछ गिवन सिचुएशन ले रहे हैं और उन पे जो भी गिवन वैल्यूज होंगी उनको फॉलो करके किस तरह से हम रिजल्ट्स निकालेंगे उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे टू ब्लॉक सिस्टम है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के मास गिवन है। ब्लॉक ए का मास स्मॉल एम है और ब्लॉक बी का मास यहाँ पर कैपिटल एम है। ब्लॉक ए पे फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है और इसके बाद हमें फर्दर कंडीशन दी जा रही है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस एंड फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के एंड द सर्फेस बिटवीन बी एंड ग्राउंड इज स्मूथ, देन हमें इसको किस तरह से डील करना है। मीन्स यहाँ पे कब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा और कब रिलेटिव मोशन हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो फोर्स के कैलकुलेशन है वो क्या होंगे वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो वन बाई वन यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टेप वन और स्ट्रैटेजी में जो हमने स्टेप वन फॉलो किया था, मीन्स जो पहला पॉइंट था वो ये था कि हम पहले ये मान के चलेंगे कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं इसका मतलब दोनों को हम कंबाइंड सिस्टम के फॉर्म पे देख सकते हैं और इनको एक ही सिस्टम मान सकते हैं और उनके लिए कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों को एक ही सिस्टम मानूं तो मेरे पास ये एक कॉमन सिस्टम हो गया, एक सिंगल सिस्टम हो गया। और अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं तो इसके एबीडी में कौन से फोर्सेस आएंगे वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस पे अप्लाइड फोर्स एफ आ जाएगा और फिर क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉमन सिस्टम है तो हमने बॉटम सरफेस यहाँ से हटाई है। इसका मतलब जो बॉटम सरफेस है वो यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। मैं इसको यहाँ पे N2 मान लेता हूँ और इन दोनों का मिला के जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। तो यहाँ पे जो वेट आएगा वो आ जाएगा स्मॉल एम प्लस यहाँ पे कैपिटल एम और इंटू जी। तो बॉटम सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N2 हो गई है और दोनों का जो कंबाइंड वेट है वो बॉटम सरफेस पे इस तरह से अप्लाई हो गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्सटर्नल फोर्स एफ आ रहा है जिसकी वजह से ये दोनों ही ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलरेशन ए से इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉटम सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट्स वाई जितने भी फोर्सेस अप्लाई थे वो हमने यहाँ पे फिट किए और देखा कि एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लगा है। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा एक कॉमन सिस्टम बन गया और ये इस कॉमन एक्सेलरेशन से राइटवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं दोनों को एक साथ मूव कराऊं इट मीन्स इफ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर तो इन दोनों का मुझे एक कॉमन एक्सेलरेशन मिलेगा और उस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं सो इट विल बी नेट फोर्स जो कि एफ है देन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो कि यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के बराबर आ गया है। तो हमने यहाँ पे पहला कैलकुलेशन किया कि मैंने एज्यूम किया कि दोनों ही एक सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ये निकल के आएगा। अब अगर मैं कंडीशन फॉलो करूं कि कब रिलेटिव स्लिपिंग होगी कब नहीं होगी तो उसके लिए अब मुझे इन दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूं और फिर से एफबीडीज बनाऊं तो अगर मैं ए ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं तो इस ए ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लगे, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा है, इस ब्लॉक का यहाँ पर वेट mg आ जाएगा और इसके लिए अब इस वाली सरफेस ने मीन्स जो ब्लॉक बी की अपर सरफेस है वो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो यहाँ पर हमने n1 से मार्क की है। तो ब्लॉक ए पे अगर मैं ए और बी के बीच की कॉन्टेक्ट सरफेस देखूं तो इन कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है वो कितनी है n1। इसका मतलब इस सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स के कैलकुलेशन करने हैं तो इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ब्लॉक ए के वेट की वजह से आ रही है और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे n1 मार्क की है। अब अगर मैं ब्लॉक बी पे जाऊँ तो ब्लॉक बी के लिए अब इसका वेट आ जाएगा सो इट विल बी कैपिटल mg। यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है उसकी वैल्यू n2 है। टॉप सरफेस से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ए ब्लॉक ने लगाई जिसकी वैल्यू n1 है और इस वाले ब्लॉक पे अब मुझे देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली देखना चाहूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा तो अगर मैं ए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बी देखूँ
तो ए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर बी देखा जाए और अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर ना करें, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर ना किया जाए तो ए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो बी ब्लॉक की सरफेस है वो पीछे जा रही है। तो अगर ये पीछे जा रही है, इसका मतलब इस पे अब अगर फ्रिक्शन अप्लाई कर दिया जाए तो जिस तरफ मोशन हो रहा है, जिस तरफ रिलेटिव मोशन हो रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को देखने के लिए यहाँ पे सिंपल हमें एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि अगर मुझे ब्लॉक बी पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन देखनी है तो हमें बस इतना चेक कर लेना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी की सरफेस किधर जा रही है। तो ए क्योंकि फॉरवर्ड चल रहा है इसलिए बी यहां पर बैकवर्ड चलेगा, और अगर बी बैकवर्ड चलेगा इसका मतलब बी पे जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग जाएगा। तो यहाँ पे बी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, बी के लिए अब हमने यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्म पे अप्लाई किया है। और अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बी पे फॉरवर्ड लगा है तो अगर मैं ए पे देखूं तो अपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और इस पे भी इतना ही फोर्स यहां पर इस तरह से लग जाएगा। तो अब ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए ए और बी के। तो अब मुझे ये देखना है कि बी के लिए अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना एस्लेशन दे सकता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, इस पे हमें मोशन नहीं देखना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे अब ये ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से जितना एस्लेशन लेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बी के लिए देखूं तो ये वाला जो ब्लॉक है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से मैंने एज्यूम किया कि ये कुछ ए बी के बराबर एस्लेशन ले रहा है। तो अब मुझे इस ए बी की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ब्लॉक बी के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ब्लॉक बी के लिए जो एस्लेशन की वैल्यू आ रही इट विल बी एस्लेशन ए बी, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को टच कर गया, और यहाँ पे इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। इसका मतलब इस नंबर की जो वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक बी का मैक्सिमम एस्लेशन होगा। तो मैंने ये नंबर यहाँ पे निकाला, और अभी मुझे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अगर निकाली जाए तो जो एफ एल आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए और बी के लिए कैलकुलेशन करें तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, आंसर इज N1। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स देखना है तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी इन दोनों के बीच में ही देखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे N1 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है वो हमें फिट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा म्यू एस और ये N1। अब अगर मैं यहाँ से ब्लॉक ए देखूं तो ब्लॉक ए के लिए नॉर्मल डायरेक्शन अगर देखी जाए, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन देखी जाए, तो यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि हियर द वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। दिस इंप्लाइजेस द वैल्यू ऑफ एस्लेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू कितना है, इट विल बी म्यू एस। देन इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो N1 की वैल्यू स्मॉल m जी, तो ये हो जाएगी म्यू एस स्मॉल m जी, देन टोटल डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया कैपिटल एम। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, जहाँ से हमने देखा है कि जो ब्लॉक बी है वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके चले तो वो कितना मैक्सिमम एस्लेशन ले सकता है। तो यहाँ पे ये तो कॉमन एस्लेशन आ गया। अगर मुझे इस एस्लेशन को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे दोनों ब्लॉक अलग अलग देखने पड़ेंगे, दोनों के बीडीज बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन को जब प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे हमें छोटा सा एक पॉइंट यूज़ करना है कि अगर ब्लॉक बी पे फ्रिक्शनल फोर्स देखना है तो आप ब्लॉक ए पे खड़े होकर देखो कि बी किधर जा रहा है। सो इन दिस सिचुएशन ए आगे जा रहा था इसलिए बी पीछे हटेगा, तो अगर बी पीछे हटेगा तो बी पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर ए पे मैं देखूंगा तो फ्रिक्शन इस तरह से बैकवर्ड हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट आ रहा है उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो जो भी कॉन्टेक्ट आ रहा था उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन N1 थी, N1 की वैल्यू यहाँ से स्मॉल mg के बराबर हो गई, और हमने इसको यहाँ पे फिट किया और ये ब्लॉक बी का एस्लेशन निकल के आ गया है। इसका मतलब ब्लॉक बी इस एस्लेशन से ऊपर एस्लेशन नहीं ले सकता। तो कंडीशन चली कि अगर दोनों एक साथ मूव करें तो इतना एस्लेशन होना चाहिए, और ब्लॉक बी इस
एस्लेशन से ऊपर वैल्यू नहीं ले सकता। तो अब इन दोनों को पिक करके हम यहाँ पे अब बता सकते हैं कि अगर दोनों एक साथ चल रहे तो आप कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, इसके लिए सिंपल चल रहा था कि जब तक दोनों का कॉमन एस्लेशन इसकी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर है तब तक दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे ही ये कॉमन एस्लेशन इसको क्रॉस कर जाएगा दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला इफ बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो दोनों अगर एक साथ चल रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो एस्लेशन निकल के आया कॉमन, इसकी वैल्यू इस वाले एस्लेशन से बराबर या कम हो सकती है। बराबर के लिए लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी और कम के लिए अंडर लिमिटिंग कंडीशन होगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी ले लूँ, मतलब इक्वल का साइन लगा दूँ, तो मुझे मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज फिट की जाए तो जो कॉमन एस्लेशन की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब ये जो नंबर निकल के आ रहा है एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, ये एस्लेशन आ रहा था कितना है म्यू एस स्मॉल एम जी देन टोटल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो जैसे ही ये नंबर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये एक जनरल कंडीशन निकल के आ रही जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। तो हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को पिक कर ले, लिमिटिंग कंडीशन आ जाए, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएं। इसका मतलब यहाँ पे सिंपली मुझे पता लग रहा है कि ये जो नंबर है वो इससे कम या बराबर है, तो मैक्सिमम के लिए इक्वलिटी आ जाएगी। और यहाँ से हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो एफ मैक्सिमम की वैल्यू है वो दोनों के लिए इक्वल का साइन पिक करके आ जाएगी। तो इक्वल का साइन पिक करने पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नंबर आ जाएगा म्यू एस स्मॉल एम इंटू जी टोटल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम देन इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो यहाँ से हमने सिंपली एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया है मैक्सिमम फोर्स का सच दैट दोनों एक साथ मूव करें। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था कि दोनों एक साथ किस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू तक मूव करेंगे। तो अगर आप फोर्स को इतना रखते हो तो ये दोनों लिमिटिंग कंडीशन को पिक करके एक साथ मूव करेंगे, और अगर आप फोर्स को इससे कम रखते हो तब भी दोनों एक साथ मूव करेंगे, लेकिन उस कंडीशन पे दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अंडर लिमिटिंग कंडीशन। तो यहाँ तक हमने सिंपल कैलकुलेशन फॉलो किए हैं और अभी पहली कंडीशन लगाई है कि अगर दोनों एक साथ मूव करते हैं तो आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को मैक्सिमम कितना ले सकते हो। तो अगर इतना फोर्स अप्लाई किया तो लिमिटिंग कंडीशन लेके दोनों एक साथ मूव करेंगे, और अगर आपने इससे कम फोर्स अप्लाई किया तो दोनों कॉमन एस्लेशन से अंडर लिमिटिंग कंडीशन की कंडीशन को पिक करके एक साथ सेम एस्लेशन से मूव करेंगे।